तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हाउ फ्री इज द प्रेस में जो डोरोथी एल शेयर्स दिए हैं उनके बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया था। पाठ के बारे में हम लोगों ने पाठ का समरी कर लिया था, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी पढ़ लिए थे लोग। चलिए आज इस चैप्टर में आपकी किताब में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए, समझते चलिए। क्वेश्चन को उसी शब्द सीमा के अंतर्गत लिखा गया है जिस शब्द सीमा के अंतर्गत आपको कहां लिखना होगा, एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है सर, याद रखिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन एगो है, महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है, वो भी आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कल केवल इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, आर देयर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस इन द टाइम ऑफ वॉर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछ चुका है। एक्चुअली आपकी किताब में दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लेकिन मैंने उठा के इसको क्या कर दिया, एक नंबर कर दिया। ठीक है सर, याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अर्थात क्या युद्ध के समय प्रेस पर कोई प्रतिबंध होता है? देखिएगा सर, बहुत सारे युद्ध होते हैं, कभी कभी गृह युद्ध होता है, कभी एक देश से दूसरे देश में युद्ध हो जाता है ना, इमरजेंसी लग जाती है, तो उस समय प्रेस पर क्या प्रतिबंध लगाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल लगाया जाता है। आंसर देखिए कैसे लिखा गया, लिखा गया है जनरली द प्रेस इज फ्री इन अ फ्री कंट्री एंड देयर आर नो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। सुनिएगा ध्यान से। अर्थात कहने का मतलब है आमतौर पर एक स्वतंत्र देश में प्रेस स्वतंत्र होती है और उस पर कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होते हैं, कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है सर, आगे लिखा गया है however ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर और नेशनल इमरजेंसी। ध्यान से सुनिएगा सर, लेकिन युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान द गवर्नमेंट इम्पोजेज कंट्रोल ओवर द प्रेस एंड रेस्ट्रिक्ट्स इट्स फ्रीडम टू मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। सुनिएगा ध्यान से, सरकार प्रेस पर नियंत्रण लगा देती है और राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। छोटी कर दीजिए, छोटी कर दीजिए। क्या किया जाता है सर? उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कब? जब वार टाइम होता है, जब कोई इमरजेंसी लगती है देश में, तो वाकई में करना जरूरी हो जाता है, ताकि सभी प्रकार के न्यूज़ अगर पब्लिक के पास पहुंचने लगेगी तो ये जो इमरजेंसी है और जो वार टाइम है ये और भीषण हो सकता है। इसलिए सरकार के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट डू फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। अर्थात स्वतंत्र लोग क्या मानकर चलते हैं, यानी जो स्वतंत्र, जो अपने आप को आजाद मानते हैं, उनका क्या मानना है प्रेस को लेकर के। तो ध्यान से सुनिएगा सर, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज द सिंबल ऑफ द फ्रीडम ऑफ द पीपल। लाइन याद रखिएगा। अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। अर्थात प्रेस स्वतंत्र है तो लोग भी स्वतंत्र है, प्रेस स्वतंत्र नहीं है तो लोग भी स्वतंत्र नहीं है। ध्यान से देखिएगा सर, लिखा गया है द फ्री पीपल ऑफ अ country must take it for granted that without a free press there can be no free people। अर्थात किसी भी देश के स्वतंत्र लोगों को यह मानकर चलना चाहिए कि स्वतंत्र प्रेस के बिना कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो एक स्वतंत्र व्यक्ति यही मानकर चलता है कि जब तक प्रेस स्वतंत्र नहीं होगा तब तक हम भी स्वतंत्र नहीं होंगे। ठीक है सर, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस। ध्यान से सुनिएगा सर, स्वतंत्र प्रेस यानी कि आजाद प्रेस शब्द से आप क्या समझते हैं? ठीक है सर, यानी फ्री प्रेस से आपका क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं? आंसर देखिए, लिखा गया है बाय द टर्म फ्री प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम फ्रॉम द डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। जो सेंसरशिप लगाया जाता है किसके द्वारा लगाया जाता है? पाठ में पढ़ाया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। किसके ऊपर? प्रेस के ऊपर। ध्यान सुनिएगा, वही लिखा गया है स्वतंत्र प्रेस शब्द से हमारा तात्पर्य आमतौर पर सरकारी निर्देश या सेंसरशिप से मुक्ति है। अर्थात सरकारी निर्देश और सरकारी सेंसरशिप से अगर मुक्ति मिल जाएगी तब प्रेस पूरी तरह से क्या हो जाएगा सर? स्वतंत्र हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। आगे देखिएगा, लिखा गया है इट इज बिलीव्ड दैट इफ द प्रेस इज फ्री फ्रॉम सेंसरशिप इट्स फ्रीडम इज इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब पता है क्या होता है सर? इसका शुद्ध हिंदी अक्षुण्ण होता है, और अक्षुण्ण का मतलब होता है ऐसी, जिसको कहते हैं ना पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना। उसको इस पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, इसको जो मन करेगा, जो सच्चाई होगी वो दिखाएगा। बस उसको उस समय क्या यूज करते हैं लोग? इंटैक्ट यूज करते हैं, याद रखिए। लिखा गया ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेस सेंसरशिप से मुक्त है तो उसकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहती है। अर्थात उसकी स्वतंत्रता क्या रहती है सर? एकदम बेमिसाल रहती है, यानी पूरी तरह से क्या रहती है? वो आजाद रहती है। ठीक है, चलिए
दिया गया है हु इज द मास्टर द स्टेट और सॉरी हु इज द मास्टर, मास्टर का मतलब मालिक, यानी मालिक कौन है, द स्टेट और द पीपल, स्टेट का मतलब यहाँ पर सरकार भी बोल सकते हैं, यानी गवर्नमेंट है कि पीपल, मालिक कौन है सर, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी दे सकते हैं सर, मालिक कौन है, जनता है, आंसर भी एकदम उसी हिसाब से लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा, लिखा गया है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि एक लोकतांत्रिक देश में, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, सरकार कौन बनाता है, सरकार लोग बनाते हैं, सरकार जनता बनाती है, ध्यान से वही लिखा गया है, एक लोकतांत्रिक देश में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, किसके द्वारा चुनी जाती है, जनता द्वारा चुनी जाती है, द पीपल आर पावरफुल, और लोकतांत्रिक देश में पीपल क्या होते हैं सर, जनता शक्तिशाली होती है, आगे देखिएगा, दे हैव द राइट टू रिप्लेस द गवर्नमेंट, अर्थात उसे सरकार बदलने का अधिकार होता है, अगर जनता चाहे तो 5 साल बाद सरकार क्या कर देगी सर, बदल के रख देगी, आगे लिखा गया है सो द रियल मास्टर ऑफ द कंट्री इज द पीपल नॉट द स्टेट, पता है सर यहाँ पे स्टेट लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट आए या स्टेट आए दोनों का मतलब सेम है, इसलिए द रियल मास्टर ऑफ कंट्री कौन है, पीपल है, नॉट स्टेट, अर्थात कहने का मतलब सरकार नहीं है, राज्य नहीं है, वही लिखा गया है, इसलिए देश का असली मालिक कौन है, जनता है, राज्य नहीं, द गवर्नमेंट इज इन फैक्ट नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, इसमें यह भी लाइन जोड़ दिया गया है सर कि सरकार वास्तव में मालिक नहीं बल्कि जनता की क्या है, सेवक है, अर्थात नौकर है, लेकिन सर जमाना बदल गया है, खाली चुनाव भर ऐसा चलता रहता है, जैसे ही चुनाव खत्म सरकार जहां से बनी, जो भी है बहुत सारे नियम कानून होते हैं अलग अलग, उसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, व्हाट डज द अनऑफिशियल सेंसरशिप सीक टू डू, अर्थात अनौपचारिक सेंसरशिप का उद्देश्य क्या है, केवल अनऑफिशियल सेंसरशिप के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है सर, अनऑफिशियल सेंसरशिप, देखिए आंसर कैसे लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंसरशिप ऑन द प्रेस, अर्थात 2 प्रकार के प्रेस पर सेंसरशिप लगते हैं सर, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसरशिप एंड सेकंड अनऑफिशियल सेंसरशिप, क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, अनऑफिशियल ना, लेकिन ये लाइन दर्शाने से पता चलता है कि हाँ जी आप लोग थोड़ा पढ़े लिखे इंसान है, थोड़ा सा क्वेश्चन और अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, तो वही लिखा गया सर प्रेस पर 2 प्रकार का सेंसरशिप होती है, एगो आधिकारिक सेंसरशिप और एगो अनौपचारिक सेंसरशिप, ठीक है सर, लिखा गया है, अब इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बाय अनऑफिशियल सेंसरशिप वी मीन द रेस्ट्रिक्शंस एक्सरसाइज्ड बाय द एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स मतलब क्या होता है, जो प्रचार प्रसार कराते हैं ना, प्रचार ऐड जाता है उसी को एडवर्टाइजमेंट्स बुलाता है, अर्थात कहने का मतलब है अनौपचारिक सेंसरशिप से हमारा तात्पर्य विज्ञापनों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से है, यानी विज्ञापन प्रतिबंध लगाता है किन पर, प्रेस पर, कि आप मेरे को इस तरह नहीं इस तरह दिखाइएगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए वो क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, उसको पेमेंट कर रहा है, उसका रेवेन्यू, अखबार का रेवेन्यू कहां से आता है, आपको पता है सर, जो अखबार होती है अपनी लागत मूल्य से भी कम मार्केट में बेचा जाता है, जिसमें 5 रुपया लगा है ना तभी मार्केट में 2 रुपया 3 रुपया में बेचा जाता है, कभी सोचे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको पैसा उनका भरपाया कौन कर देते हैं लोग, एडवर्टाइजर्स कर देते हैं, जो कंपनियां होती है ना, जो प्रोडक्ट के जो मालिक होते हैं उनको इतना ज्यादा पैसा दे दिया जाता है कि वो अपने लागत से भी कम मूल्य पर अखबार बेचते हैं, क्योंकि फ्रंटे पर पेज पर जो होता है ना, वो जो प्रोडक्ट का मालिक होता है उसी का प्रोडक्ट को इतना बढ़िया तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि उसकी वस्तु क्या होती है, मार्केट में बिकने लगती है, लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं, तो एडवर्टाइजर्स क्या करता है, वो हमसे कमा लेता है, और जो अखबार वाले हैं किससे कमा लेते हैं, एडवर्टाइजर से कमा लेते हैं, इस तरह से एक सर्कल बन जाता है, ध्यान से देखिएगा, अर्थात लिखा गया है आगे, एडवर्टाइजमेंट्स आर द मेन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द प्रेस, मैंने बोला था ना सर, प्रेस का जो मेन सोर्स होता है कमाई का वो कौन सा होता है, बताइए, एडवर्टाइजर्स होते हैं, यानी कंपनी होते हैं, कहने का मतलब है विज्ञापन जो है प्रेस के आय का मुख्य स्रोत होता है, द अनऑफिशियल सेंसरशिप डज नॉट टेक केयर हाउ और व्हाट टाइप ऑफ ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड बट हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द पेपर आर मैन्युफैक्चर्ड, सुनिएगा सर ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनौपचारिक सेंसरशिप इस बात पर ध्यान नहीं देती कि कैसे या किस प्रकार की राय व्यक्त की जाती है, ध्यान सुनिएगा, कैसे या किस प्रकार की राय पब्लिक तक पहुंच रही है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बल्कि इस बात पर ध्यान देती है कि अखबार की कितनी प्रतियां बनाई गई, अर्थात कितनी जो प्रतियां हैं छापी गई, आज के जमाना सर वही है, हर एक क्षेत्र में जाइए,
टीचिंग क्षेत्र में जाइए तो कितने बच्चे क्लास में बैठे हैं, वाह। लेकिन ये तो ईमानदारी का क्षेत्र होता है। पता है कैसे सर? आप 100 लोग बैठिए चाहे 500 लोग बैठिए, हमको सिलेबस यहाँ से कंप्लीट करना ही पड़ेगा। कभी कम कमाते हैं लोग, कभी ज्यादा कमाते हैं लोग, माने जो भी है। लेकिन दुकान में सर जितना सामान जितना आ जाओ जितना बेचा जाओ उससे मतलब होता है। एक बार आएगा बेचाएगा, आएगा बेचाएगा, लेकिन बताओ लोग नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेम 2 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू न्यूज़पेपर्स यूजुअली सर्वाइव ऑन। क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है सर। लिखा गया है समाचार पत्रों के आय के 2 स्रोतों के नाम बताइए जिन पर वे आमतौर पर निर्भर होते हैं। देखिए अखबार वाला क्वेश्चन आएगा ना, एगो एडवर्टाइजर आप लोग याद कर लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट लगभग देखिए सभी के आंसर में आपको देखने को मिलेगा। आय का अखबार का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट होता है, याद रखिएगा। लिखा गया है द रेवेन्यू ऑफ द प्रेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स सेल बट अपॉन इट्स एडवर्टाइजमेंट्स। मैंने बोला था ना ये बिकने पे नहीं टिका होता है। लिखा गया है प्रेस का राजस्व अर्थात कमाई उसकी बिक्री पर नहीं बल्कि उसके विज्ञापनों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है सर? विज्ञापनों पर निर्भर करता है। टू जस्टिफाई हाई एडवर्टाइजमेंट रेट्स पेपर्स आर सोल्ड बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अर्थात कहने का मतलब है ऊंची विज्ञापन दरों को उचित ठहराने के लिए, सुनिएगा, ऊंची विज्ञापन दरों को उचित यानी कि सही बताने के लिए अखबारों को उत्पादन लागत से कम कीमत पर भी बेचा जाता है। यानी कोई प्रोडक्ट चाहे जैसा भी हो, अगर उसका मालिक अखबार वाले को तनिसा मोटी रकम दिया है, अर्थात पैसा प्रचार प्रसार के लिए बेहतर दिया है, तो उस प्रोडक्ट को इतना बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा ना सर कि जो पब्लिक होगी जब पढ़ेगी तो उसको वाकई में वास्तव में उस पर क्या हो जाता है? भरोसा हो जाता है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति प्रचार प्रसार बड़े बड़े स्टार से क्यों कराते हैं? विराट कोहली, शाहरुख खान, अलग अलग बड़े बड़े स्टार से लोग प्रचार क्यों कराते हैं, कभी सोचे हैं? क्योंकि हमको उस पर ट्रस्ट है। वो व्यक्ति जो बोलेगा हम उसे मान लेंगे, हाँ जी ये व्यक्ति सही बोल रहा है। इसलिए बड़े बड़े व्यक्तियों को करोड़ों रुपया देकर क्या करते हैं सर? प्रचार कराते हैं कि लोगों को मेरे प्रोडक्ट पर क्या हो? भरोसा हो। भले प्रोडक्ट चाहे जैसा भी हो, अगर वो व्यक्ति प्रचार कर दिया तो क्या हुआ सर? लोगों को भरोसा हो गया कि हाँ जी अब उसका सामान क्या हो जाएगा? बिकने लगेगा। याद रखिएगा। आगे देखिए, देयरफॉर, अब इसका आंसर लिखा गया है, पहले ही बता दिया गया है, अब इसका आंसर लिखा गया है देयरफॉर द फर्स्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज द मनी चार्ज फ्रॉम एडवर्टाइजर्स। अर्थात जो पहला सोर्स है अखबार को कमाई का, वो कहां से पैसा चार्ज करते हैं? एडवर्टाइजर्स से, यानी कि जो कंपनी मालिक होते हैं। इसलिए राजस्व का पहला स्रोत विज्ञापन दाताओं से लिया गया धन है। और दूसरा, द सेकेंड सोर्स इज द वेल्थ ऑफ द मैन और कंपनी दैट ऑन्स द न्यूज़पेपर। दूसरा स्रोत अखबार के मालिक या कंपनी की संपत्ति ही होती है। यानी कंपनी वाला जो अखबार का मालिक होता है स्वयं रेवेन्यू जनरेट करता है, स्वयं पेमेंट करता है। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या था? 2 सोर्स का नाम बताना था जहां से न्यूज़पेपर का रेवेन्यू आता है, कमाई आता है। आंसर यहां पर लिखा गया है, लेकिन इसके ऊपर पहले ये बताया गया है कि ये जनरेट कैसे होता है। कौन देता है? एडवर्टाइजर्स देता है सर, चाहे उसका प्रोडक्ट कैसा हो भी हो। अगर उसने मूल्य ज्यादा दिया है, यानी रेवेन्यू अखबार को ज्यादा दिया है, तो उसके प्रोडक्ट को उचित ठहराने के लिए क्या किया जाता है सर? बेहतर रूप से प्रस्तुत किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द 2 बेसिक एज्यूम्पशंस अबाउट द पब्लिक। अर्थात जनता के बारे में 2 बुनियादी धारणाएं क्या है? क्या है सर? ऐसा समझिएगा। एवरी न्यूज़पेपर एज्यूम्स 2 बेसिक थिंग्स अबाउट द पब्लिक। ध्यान सुनिएगा सर, हर अखबार जनता के बारे में 2 बुनियादी बातें मानता है। फर्स्ट, दैट द रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग। पाठकों को किसी भी बात पर यकीन दिलाया जा सकता है। देखिएगा सर, अखबार और न्यूज वालों का ये मानना है सर वाकई में कि जो पाठक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको किसी भी बात पर विश्वास दिलाया जा सकता है। आप देखिएगा सर, जो एंकर्स होते हैं ना, जो अभी के समय मीडिया चल रहा है ना, देखिए इतना बिजोर तरीके से आकर बोलेंगे ना, ये वो फलान ठेकान, वाकई में लोग वाकई में लगेगा कि ये क्या है सर, एकदम सही बोल रहा है, और उस चीज पर हम बिलीव कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। आगे देखिएगा, लिखा गया है फर्स्ट दैट द रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग। वही सर कि पाठक को किसी भी बात पर यकीन दिलाया जा सकता है। सेकेंड, द रीडर्स डू नॉट केयर वेदर सम न्यूज इज ट्रू और फॉल्स अनलेस इट इज, देखिएगा टिटिलेटिंग लिखा है। क्या लिखा है सर? टिटिलेटिंग। ध्यान दीजिएगा, टिटिलेटिंग इसका मतलब क्या होता है सर? उत्तेजक। उत्तेजक का मतलब होता है
कि किसी भी चीज को इस तरह से प्रस्तुत करना कि सामने वाला देखकर उस पर किसी ना किसी प्रकार से एकदम बिलीव कर ले, विश्वास कर ले और उसको एकदम असली लगने लगे। ध्यान सुनिएगा, अर्थात कहने का मतलब है कि दूसरा जो है वो पाठकों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई खबर सच है या झूठ, जब तक कि वह उत्तेजक न हो। अर्थात सामने वाला इस तरह से प्रदर्शित करेगा ना कि पाठक को ये थोड़ा भी अंदाजा नहीं होने देगा कि अखबार जो न्यूज दिखाया जा रहा है सच है कि झूठ है। उसको क्या लगेगा, अगर सचमुच में प्रदर्शित किया जा रहा है तो लगेगा कि वाकई में जवान सामने वाला क्या बोल रहा है, सच ही बोल रहा है, भले ही वो न्यूज क्या हो, झूठी हो, भले ही वो न्यूज क्या हो, फॉल्स हो, गलत हो। लेकिन पाठक क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है, भरोसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सपोजिशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अर्थात संदर्भ, यानी कि कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि धारणा, माने अनुमान की धारणा क्या है, सूत्रों से पता चला है। ये सूत्र कौन है भाई, कभी जाने हैं लोग सूत्र कौन है? नहीं, अखबार नहीं देखते हैं लोग, सूत्रों के हवाले से पता चला है। वाकई में सर अखबार में सूत्र शब्द का प्रयोग करके ना कुछ भी बोल देते हैं, ये बात याद रखेगा, भले वो सच हो या झूठ हो। देखिएगा लिखा गया है सर, सपोजिशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज अ वे ऑफ मिस रिपोर्टिंग न्यूज, अर्थात जो अनुमान की धारणा है ना, समाचार को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का एक तरीका है, समाचार को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का एक तरीका है। इन दिस द रिपोर्टर changes the date or person related to an event to make it more interesting। वाह भाई वाह, इसमें रिपोर्टर क्या करता है, किसी भी घटना को और रोचक बनाने के लिए उससे जुड़ी तारीख या व्यक्ति को बदल देता है। ये एक प्रकार का मिस रिपोर्टिंग का क्या है सर, तरीका है। आगे लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बगलर, क्या लिखा है सर, बगलर, बगलर का मतलब चोर होता है, संधमार इसका शुद्ध हिंदी होता है, याद रखिएगा। व्हेन अ बगलर वाज disturbed by a newspaper hawker, the reporter said he was disturbed by the writer herself। अब देखिए सर कितना बढ़िया यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हैं, उदाहरण के लिए, जब एक चोर को अखबार बेचने वाली ने परेशान किया, ध्यान सुनिएगा, जब एक चोर को अखबार बेचने वाली ने परेशान किया तो रिपोर्टर ने, जो रिपोर्ट में कहा गया कि उसे लेखिका ने ही परेशान किया था, यानी इंटरव्यू दे रही थी, कह रही थी कि चोर ने एक बार परेशान किया था। तो इंटरव्यू को और बेहतरीन बनाने के लिए, देखिए सर कोई फेमस व्यक्ति का देखिएगा, कोई अच्छा बात लिखिएगा ना तो वो भी लोग पढ़ेंगे, लेकिन कभी कोई बुरा बात लिखेगा ना उससे प्रति तो कहा अरे साला हई फलनिया हई कह देलन, हौ कह देलन। अभी घमासान चल रहा है सर बिहार में, देखिएगा एगो खेसारी लाल यादव बेचारा उठ गया है, तो उन्हें से जितना भोजपुरी इंडस्ट्री का है, माने जो भी है, मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, निरहुआ, ये चारों लोग इस पे अटैक कर रहा है, इन्हें यो अटैक कर रहा है, पूरा घमासान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है ना। वो कुछ और कह रहा है तो लेने से कुछ और ही जाता है, उनसे कुछ और, माने इस तरह का चलता रहता है सब, यही अनुमान लगाकर ऐसे बोला जाना जो भी है। लेकिन एक बात तो है सर, चुनाव कुछ भी करा देता है, याद रखिएगा, कुछ भी बोलने पे मजबूर कर देता है, याद रखिएगा, ऐ बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, दिया गया है, नेम 2 थिंग्स दैट मेक द रिपोर्ट्स अनरिलायबल रीडिंग। सुनिएगा ध्यान से, 2 ऐसी बातें बताइए जो रिपोर्ट को अविश्वसनीय बनाती है। पढ़ने गए और रिपोर्ट क्या लगे सर, अविश्वसनीय, लोगों को विश्वास नहीं होगा, वाकई में तो कुछ से रिपोर्ट होते हैं जो अविश्वसनीय होता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया, मैं अभी आपको बता देता हूं। एक बार ये फोन पर इंटरव्यू दे रही थी, किस पे दे रही थी, टेलीफोन पर इंटरव्यू दे रही थी, और रिपोर्ट में लिखा गया क्या कि जो लेखिका है ना डोरोथी एल सेयर्स, इनकी आंखों के पीछे जो चश्मा है ना, आंखें चमक रही थी। अब ये फोन पर कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई व्यक्ति कहीं और कहीं, तो उसका आंख कैसे देख लिया, तो पाठक को संदेह होगा कि नहीं होगा। अच्छा वीडियो कॉल हो, वीडियो तार के बने रहे वीडियो कॉल हो जमाना रहे। चलिए आंसर देखिए, 2 ऐसी बातें बताइए जो रिपोर्ट को क्या बनाती है सर, अविश्वसनीय बनाती है। ठीक है, आंसर देखिए, 2 थिंग्स दैट मेक रिपोर्ट्स अनरिलायबल आर डिस्टॉर्शन और फैक्ट्स एंड, देखिए 2 को यहीं पे दिया गया है, याद रखिएगा, डिस्टॉर्शन और फैक्ट एंड इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग। अर्थात 2 चीजें जो रिपोर्ट को अविश्वसनीय बनाती हैं वे हैं तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, और दूसरा कौन सा है, गलत रिपोर्टिंग। किसी भी तथ्य को आप तोड़ मरोड़ कर एक ही बतिया बार बार दिखाएंगे तो लोग पागल बैठे हैं, लोग समझेंगे नहीं समझेंगे कि देखा इस साल एक ही बतिया बार बार देखा होता है। आप न्यूज में देखते होंगे एक ही बतिया बार बार आधा घंटा दूसरे बतिया बक बकाता। आगे देखिएगा सर, और किसी भी चीज की गलत रिपोर्टिंग,
ध्यान से सुनिएगा, लिखा गया है एज अ रिजल्ट द न्यूज और रिपोर्ट बिकम अनरिलायबल। अर्थात कहने का मतलब है नतीजा क्या होता है सर, खबर या रिपोर्ट अविश्वसनीय हो जाती है, यानी लोगों को उस पर विश्वास नहीं रह जाता है। आगे देखिएगा, the writer says that once she was interviewed on telephone and the interviewer reported that the eyes of the writer was glittering behind her glasses। मैंने बोला था ना सर, एक बार जो लेखिका है कहाँ इंटरव्यू दे रही थी, फोन पर। इंटरव्यू का हिंदी होता है साक्षात्कार, याद रखिएगा, ठीक है सर। फोन पर इंटरव्यू दे रही थी, तो इंटरव्यू देने के दौरान वो फोन पर इंटरव्यू दी है। अब कल रिपोर्टिंग में क्या छपता है कि जो लेखिका की आंखें हैं उनके चश्मों के पीछे से क्या हो रही थी, चमक रही थी। अब बताइए लोग को कैसे देखा था, फोन पर रिपोर्टिंग हो रहा है, फोन पर रिपोर्टिंग, पहले तो वो वीडियो कॉल का जमाना नहीं था, आंख चमकती, लोग कहां से गए, लोगों को संदेह हो जाता है। अर्थात लेखिका बताती हैं कि एक बार उनका टेलीफोन पर साक्षात्कार हुआ, अर्थात इंटरव्यू हुआ, और साक्षात्कारकर्ता ने बताया कि लेखिका की आंखें उनके चश्मे के पीछे क्या हो रही थी, चमक रही थी। आगे लिखा गया सच काइंड ऑफ रिपोर्ट मेक द रीडर्स सस्पिशियस अबाउट अ न्यूज आइटम। अर्थात इस तरह की रिपोर्ट पाठकों को समाचार के प्रति क्या करती है सर, संदेह पैदा करती है। लोगों को शक हो जाता है कि देखा सर यही फेंका था, चाहे झूठ बोला था। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया है व्हाई डू बुक्स रेयरली क्रिटिसाइज द प्रेस। किताबें प्रेस की आलोचना कम ही क्यों करती है। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, किताबें प्रेस की आलोचना कम क्यों करती है, आइए आप तुरंत समझ जाएंगे। अब बताइए लोग ज्यादातर किताबें पढ़ते हैं कि लोग ज्यादातर अखबार पढ़ते हैं, लोग ज्यादातर अखबार पढ़ते हैं। रोज सुबह आएगा, मैंने जब छापा जाता तब की मैं बात बता रहा हूं, लोग क्या पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे। किताब वाले बेचारे अखबार के खिलाफ इसलिए नहीं जाते थे, अगर कोई किताब, अगर कोई प्रकाशन किसी अखबार के खिलाफ गई ना, तो उस अखबार के अगले प्रिंट पर अगले दिन से उस किताब के बारे में इतनी सारी बुराइयां छपेगी, इतनी सारी छपेगी ना, कि लोग उस किताब को खरीदना ही क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो बताइए उसको घाटा होगा नहीं होगा। तो क्या कोई भी किताब वाला उस अखबार के खिलाफ जाने का काम करेगा सर, कभी नहीं जाएगा। सरकार भी कभी कभी अखबार और मीडिया के खिलाफ नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है, कि वो जानते हैं कि अगर मैं मीडिया के खिलाफ, कोई व्यक्ति नहीं जाता है सर, कोई भी बड़ा व्यक्ति जिसका चेहरा फेमस हो नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो अगला दिन से क्या होगा, कुछ भी, वो कुछ भी सूत्रों के हवाले से पता चला है। सूत्र, अभी सूत्र कौन है भाई, कुछ भी पता चला देगा, याद रखिएगा। अब तो कितना चिल्लाते रहो, 100 में 70 से 80% लोगों को बात पे क्या हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा। भले 20-30 आदमी जैसा कट्टर फैन हुई, वो कही कि ना ऐसा नहीं हो सका, लेकिन बाकी जो ना हुई। यहां देखिए आंसर सेम वही लिखा गया है, समझिएगा। बुक्स रेयरली क्रिटिसाइज द प्रेस बिकॉज द प्रेस होल्ड्स ग्रेट पावर टू मेक और ब्रेक एनी वंस रेपुटेशन। सर सुनिएगा ध्यान से, किताबें प्रेस की आलोचना कम ही करती है, क्योंकि प्रेस के पास किसी की भी प्रतिष्ठा बनाने या बिगाड़ने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रेस किसी की भी प्रतिष्ठा बना सकता है, किसी को रातों रात हिट कर सकता है, और किसी की भी प्रतिष्ठा रातों रात क्या कर सकता है सर, गिरा सकता है। बाकी आज के समय में क्या मीडिया नहीं कर सकता है, वास्तव में कर सकता है सर। किसी का भी रेपुटेशन बना सकता है और किसी का भी रेपुटेशन एक दिन में बिगाड़ सकता है, खत्म कर सकता है, याद रखिएगा। आगे लिखा गया है इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ मैनी इंस्टीट्यूशंस एंड कंट्रोल्स पब्लिक ओपिनियन। अर्थात कहने का मतलब यह कई संस्थाओं के हितों की पूर्ति करता है और जनमत को नियंत्रित करता है। जी हाँ, अखबार जो है, जो मीडिया जो है, वो कई संस्थाओं को नियंत्रित करता है, उसके अंडर में काम करते हैं, उसके अंडर में चलते हैं, डरते हैं इनसे। आगे देखिएगा इफ एनी बुक, चूंकि बुक क्वेश्चन है तो इसलिए बुक डाला गया, सुनिएगा। इफ एनी बुक क्रिटिसाइजेस द प्रेस इट इज डिफेमेड, सुनिएगा, हाँ, डिफेम, इग्नोर्ड और ड्रिवन आउट ऑफ द मार्केट, सो राइटर्स अवॉइड डूइंग सो। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर कोई किताब प्रेस की आलोचना करती है तो उसे बदनाम किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, या बाजार से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए लेखक ऐसा करने से क्या करते हैं सर, बचते हैं। कौन से लेखक, जो किताब के लेखक होते हैं, किसी भी अखबार के खिलाफ जाने से बचते हैं, नहीं तो उनकी बुराई की जाने लगेगी, उनको मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा, अलग अलग चीजें होंगी उनके साथ, इसलिए काहे लिए जाना उनके खिलाफ। ये क्वेश्चन में थोड़ा इंपॉर्टेंट सर, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन से में से ही दिया गया है, क्वेश्चन लिखा गया है हाउ डू द न्यूज पेपर ग्रीट द स्लाइटेस्ट एफर्ट टू हिंडर द इरिस्पॉन्सिबल डिसेमिनेशन ऑफ नॉनसेंस। अर्थात अखबार बकवास के
गैर जिम्मेदाराना प्रसार को रोकने के जरा भी प्रयास का स्वागत कैसे करते हैं? क्वेश्चन समझिएगा उससे सरल। देखिए कुछ लोग जो होते हैं जो अखबार की आलोचना करते हैं, अखबार की आलोचना करते हैं ना, तो उस आलोचना का जवाब अखबार कैसे देता है, अर्थात उस व्यक्ति का स्वागत वो कैसे करता है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो कैसे स्वागत करता है सर, देखिएगा ध्यान से, खूब बढ़िया से स्वागत करता है। ठीक है, द प्रेस और द न्यूज पेपर्स आर नोन टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये लाइन लिखा गया है शुरू में, क्यों लिखा गया है आपको आगे समझ में आएगा। प्रेस या अखबार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। किसका? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जरा सोचिए, पिलर है अपने लोकतांत्रिक देश का। बट इट हैज सेवरल डिफेक्ट्स, लेकिन इसमें कई खामियां हैं, कई बुराइयां हैं। किसमें? अखबार में, पत्रिका में, न्यूज पेपर में, मीडिया में। समटाइम्स द न्यूज पेपर्स स्प्रेड नॉनसेंस, कभी कभी अखबार बकवास फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं सर? बकवास फैलाते हैं, बकवास करते हैं। इफ समवन ट्राइज टू कंट्रोल द प्रेस, यदि कोई व्यक्ति इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अर्थात नियंत्रित करने की कोशिश करता है, ही इज ब्रूटली डिनोन्स्ड, तो क्या करता है सर? उसकी कड़ी निंदा की जाती है। देखिए उसका स्वागत किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अखबार की निंदा करता है, माने अखबार का माने कहता है कि ये गलत दिखा रहा है, ये सही नहीं है, तो अब उस व्यक्ति की कड़ी निंदा की जाती है, उसको गलत ठहराया जाता है। आगे लिखा गया है सर, he is accused of curtailing the freedom of the press, hence even the little effort to hinder the irresponsible dissemination of nonsense is condemned by the newspapers। अर्थात उस पर प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाने का आरोप लगाया जाता है कि हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी अच्छे से दिखा रहे हैं, तो ये व्यक्ति नहीं दिखाने दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब आरोप लगाया जाता है। इसलिए बकवास के गैर जिम्मेदाराना प्रसार को रोकने के जरा भी प्रयास की अखबार क्या करने लगता है सर? निंदा करने लगता है। अगर आप थोड़ा सा भी किसी अखबार के खिलाफ जाएंगे ना, वो आपको इस तरह मरोड़ेगा, इस तरह उठाकर पटकेगा, आप कहां जाकर फेंकाएंगे कोई पता भी नहीं चलेगा। बात समझ में आया? आगे देखिएगा सर, एक और मैं सर, कभी आप किसी भी मीडिया चैनल को किसी दूसरे मीडिया चैनल के खिलाफ बोलते हुए देखे हैं? नहीं देखे होंगे। याद रखिएगा सर, कभी भी कोई एक मीडिया, एक पत्रिका किसी दूसरे पत्रिका की बुराई कभी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? पता है ना, कि वह काम वो भी कर रहा है, वह काम वो भी कर रहा है। याद रखिएगा सर, अगर वो बुराई आज किया तो अगले दिन से वो भी तो चलाना शुरू करेगा ना। याद रखिएगा, हमें आपको समरी में यहाँ पे 6 लिखवाया था। क्या लिखवाया था सर? 6। एक्चुअली किताब में जाकर देखिएगा ना तो दिया है 7 गो, लेकिन एगो बीच में नंबरिंग छोड़ दिया है। ध्यान सुनिएगा सर, एगो बीच में नंबरिंग छोड़ दिया है, नंबरिंग 1 2 3 4 है, बीच में को छोड़ दिया है, 5 6 कर दिया है। यानी टोटल 7 गो चार्ज दिया गया है, 7 गो आरोप लगाए गए हैं। किनके द्वारा? डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। और नीचे भी 6 से चार्ज लिखा गया है किताब में, इसलिए मैंने समरी में 6 बता दिया था। आप लोग वहां पे प्लीज 7 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? समरी में क्या कर लीजिएगा सर? 7। मैंने भी एडिट कर दिया है, याद रखिएगा, 7 कर लीजिएगा। ओके, ध्यान सुनिएगा। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने जाकर के वेरीफाई किया, तो वाकई में सर कितने चार्ज लगाई हैं? 7 चार्ज लगाई हैं, न कि 6 चार्ज लगाई हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन है, नेम द 7 चार्जेस द ऑथर मेक्स अगेंस्ट द प्रेस, अर्थात लेखक द्वारा यानी लेखिका द्वारा प्रेस पर लगाए गए 7 आरोपों के नाम बात, यानी कौन से 7 आरोप है जो लेखिका क्या की है सर? लगाई है। किस पे? प्रेस पे। तो डोरोथी एल सेयर्स पॉइंट्स आउट 7 मेजर फॉल्ट्स ऑफ द प्रेस। डोरोथी एल सेयर्स ने प्रेस की 7 प्रमुख त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया है। कौन कौन सी त्रुटि है सर? लघु उत्तरीय पूछेगा इसलिए ऐसे लिख दिया गया है, दीर्घ भी आए तो ऐसे ही लिखेगा, लॉन्ग टाइप दिया है तो ऐसे ही लिखेगा, नंबर आपको पूरा मिलकर जाएगा। देखिए ध्यान से, 1 नंबर सेंसेशनल हेडलाइंस, इसके बारे में मैंने खूब बढ़िया एग्जांपल देकर बताया था। सनसनीखेज शीर्षक यानी सुर्खियां, बोलते हैं ना, ऐसा सुर्खी, ऐसा हेडिंग बनाएगा ना कि लोग उसको पढ़ने के लिए क्या हो जाएंगे? मजबूर हो जाएंगे। तो स्कूटी वाला कल एग्जांपल दिया था ना, आगे देखिएगा सुनिए। दूसरा है गार्बलिंग, तोड़ मरोड़ कर पेश करना, एक ही बच्चे एकदम तोड़ मरोड़ कर क्या करना सर? उसको प्रस्तुत करना है। ठीक है। ब्लैंड परवर्सन यानी कि नीरस विकृतियां, यानी कि झूठे चीज को भी क्या साबित कर देना? सच साबित कर देना, इस तरह से प्रस्तुत करना की। ठीक है। इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट, तथ्यों की गलत रिपोर्टिंग, तथ्य सही है लेकिन उस चीज को गलत तरीके से क्या किया जा रहा है सर? व्याख्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। आगे देखिएगा, प्लेन रिवर्सल ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों को उलट पुलट कर प्रस्तुत करना, यानी घुमा फिरा कर प्रस्तुत करना। काय घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं? सीधा साधा बात कीजिए ना।
लेकिन लोग क्या करते हैं सर, खूब घुमा फिरा के बात करेंगे। आगे देखिएगा, एक ही वीडियो बार बार चलाएंगे। इजराइल कहीं से झगड़ा वगड़ा हो जाएगा ना, तो कहिए कहिए के वीडियो दिखा के इंडिया के लोग के आज वाला वीडियो साबित कर देला। जरा सोचिए, हम लोग न्यूज देखते हैं सर, दिखाता है कि ये यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, पता चलता है, बात करते हैं तो पता चलता है कि ना ये बहुत पहले के वीडियो, 2 साल पहले के वीडियो। और लोगों को क्या होता है सर, डर होता है कि आज ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, लिखा गया है, बातें नहीं सर, रैंडम एंड ग्रेचुइटियस इन्वेंशन, यानी मनगढ़ंत होता है ना सर, मनगढ़ंत बातें बनाना, यानी अपने मन से बातों को गढ़ देना, बना देना और लोगों के सामने प्रस्तुत कर देना। नहीं तो बड़ी डिबेट चलता है। डिबेट कभी देखे हैं लोग न्यूज में? देखिएगा रोज अब आपको मिलेगा, पहले उतना कम होता था। डिबेट माने 4-5 गो पार्टी के आदमी खड़ा पड़े, वही में मीडिया वाला इनका से लड़िए, इनका से लड़िए। आजकल न्यूज पर ये बहुत ज्यादा चल रहा है सर, क्या जरूरत है उसकी? आपको पता है सर, सभी लोग साथ में बैठ करके ना चाय पीते हैं, शायद आप लोग नहीं जानते हैं, याद रखिएगा, आज जान लीजिए लोग। तो अब जाकर खाली जब कैमरा सामने रहता है ना, कैमरा मतलब पूरा भारत सामने है, याद रखिएगा, तब लड़ाई होगा, वो उनको गाली देंगे, वो उनको खूब खूब गाली देंगे। दुगोला प्रोग्राम देखा है लो, दुगोला देखा है? दुगोला में बाप रे बाप, एगो ब्यास जी दूसरा ब्यास जी के खूब तरी है, वो उनका के खूब तरी है। बात समझिएगा, पूरा रात भर बुझाई की एकदम मारा मारी कर लो, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाला। आज जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुई, वास्तव में सर देख लीजिएगा, साथ में बैठ करके चाय पियेंगे, खाना खाएंगे और घर जाएंगे, फिर बोलेंगे ठीक है अगला बार प्रोग्राम हो तो फिर फोन करिए। याद रखिएगा। आपको क्या लगता है, जब प्रोग्राम होता है, जब दुगोला प्रोग्राम बनाता है, तो 2 अलग अलग व्यासों को हायर किया जाता है? नहीं, किसी भी एक व्यास को पढ़ा जाता है और दुगोला पर ठीक करा के लिया होगा, तू बताओ नहीं क्या गाता लेके आता, आपस में लोग सब ऐसे ही चलता है सर, सब स्क्रिप्टेड होता है, याद रखिएगा। तो मनगढ़ंत बातें बनाना। आगे देखिएगा, है सुनिए, डेलिब्रेट मिराकल मॉन्गरिंग, अर्थात जानबूझकर चमत्कारी बातें फैलाना। जानबूझकर चमत्कारी यानी जो वास्तव में नहीं है, उस बात को भी क्या कर देना, फैला देना, सही तरीके से प्रस्तुत कर देना। चलिए, ये 7 चार्ज लगाए गए हैं किनके द्वारा? रुको, कहां भागा रहो? डोरोथी एल सेल्स के द्वारा। किसके ऊपर? प्रेस के ऊपर। ओके, छूट गया क्या जी ऊपर? हाँ सर, ये लॉन्ग टाइप में पूछा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दे दिया। 2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। लॉन्ग टाइप में ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, अरे क्वेश्चन समझिए। The editorial policy of a popular daily is controlled by 2 chief factors, which are they? Explain। ध्यान सुनिएगा, एक लोकप्रिय दैनिक, दैनिक का मतलब एक देखिए, कुछ फेमस पत्रिकाएं अखबार होते हैं जो रोज रोज छपते हैं, लोग रोज रोज पढ़ते हैं उसको। सुनिएगा, संपादकीय नीति 2 प्रमुख कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, वे कौन से हैं? व्याख्या कीजिए। ठीक है सर, आंसर देखिए, आसान लिखा गया है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली डिपेंड्स अपॉन 2 चीफ फैक्टर्स। द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स, मैंने बोला था ना कि कहीं भी आएगा फैक्टर एगो एडवर्टाइजर्स कंफर्म आएगा। एंड द सेकंड इज द पर्सनल स्पिरिट एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ द प्रोप्राइटर। क्या लिखा है सर? प्रोप्राइटर। अर्थात एक लोकप्रिय दैनिक की संपादकीय नीति 2 मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। पहला, विज्ञापनदाताओं का हित, और दूसरा, मालिक की व्यक्तिगत द्वेष और राजनीतिक महत्वाकांक्षा। अर्थात कहने का मतलब है कि एडवर्टाइजर्स की हमेशा हित की बात होनी चाहिए, उसका भलाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ जाएंगे तो तुरंत कंपनी चेंज कर देगा, ए भाई आज हम तारा का एडवर्टाइजिंग ना हम दूसरा के दे। इसमें भी किताब में उन्होंने बोला है कि इसमें भी डर है। क्या डर है सर? एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो भी डरते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, अखबार अलग अलग चला रहे हैं, एडवर्टाइजर्स हमारे पास है, हमको पैसा दे दिया, हमने कुछ दिन चला दिया, अब मैंने पैसा का डिमांड बढ़ाया तो वो व्यक्ति बोला आपसे मैं नहीं कराऊंगा, इनसे कराऊंगा। तो पता है सर उनके अंदर डर क्या होता है? अब यह व्यक्ति क्या करेगा, उसी प्रोडक्ट को क्या करेगा, खराब दिखाना शुरू कर देगा। तो एडवर्टाइजर्स के अंदर भी क्या होता है? डर होता है, इसलिए वो जल्दी कंपनी चेंज नहीं करता है। जो मीडिया चैनल होता है उसको चेंज नहीं करते हैं। थोड़ा विचार कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको पता चलेगा। भाई लगेगा गलत तरीके से प्रस्तुत करने, इस प्रोडक्ट को मुझे माफ किया जाए पब्लिक के द्वारा, इस प्रोडक्ट में बहुत सारी खामियां पाई गई। पहले मैंने ही सही बताया था, लेकिन अब इस चीज को क्या किया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पता चला है, जो भी आगे देखिएगा। क्या नहीं गया भाई? हाँ, महत्वाकांक्षाएं। आगे देखिएगा, बातें नहीं बाबू,
लिखा गया है द सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज पेपर डिपेंड्स ऑन द रेवेन्यू विच दे गेट फ्रॉम एडवर्टाइजर्स। बताइए तो रेवेन्यू उनको कहां से मिलता है? एडवर्टाइजर से मिलता है। वही लिखा गया है सर, समाचार पत्रों का प्रसार विज्ञापन से मिलने वाले राजस्व पर निर्भर करता है। द न्यूज पेपर जस्टिफाई द हाई रेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर सर्कुलेशन। अर्थात कहने का मतलब समाचार पत्र अपने प्रसार के अनुसार विज्ञापनों को उचित दर को उचित ठहराते हैं। जो विज्ञापन होते हैं उसकी कीमत ऊंची है, हाई है किसी प्रोडक्ट की, और उस ऊंची कीमत को भी क्या कर देते हैं? उचित ठहरा देते हैं। कहते कि नहीं यही कीमत इसका सही है क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या है सर? अच्छा है। आप तो जाइएगा सर मार्केट में कोई सामान खरीदने तो देखिएगा सेम सामान दूगो निकालेगा, खाली दाम कहीं से ऊपर नीचे किया ना तो लोगों का माइंड चेंज हो जाता है। खास करके साड़ी के दुकान में लोग वही से लाख लो 500-600 किलो रुपया छोड़ा ले लोग 1000 रुपया कल है, हम 400 रुपया देके किन के लेके चल गए। बाप रे बाप। तो पीछे कहानी सुनो का होला, हम बताओ तभी सुनो। अरे सुनो भाई, सामने एक साड़ी जैसे लेकर आता है लोग, देखिए ना साड़ी 300 रुपया बोल ले भाई, और तनी बढ़िया नहीं है सर। अच्छा ठीक है, रुकी हम लेके आओ, एहू ले बढ़िया लेके आओ। सेम कंपनी सेम ब्रांड वही लाट में के वे सेम, खाली अंदर ना तो ऊपर छतों पर चढ़ दिया दुकान में ना होला, तो मस्त निकाल के फिर भाई ली 1800 के भाई। हाँ हाँ, ई तनी ठीक लागता, ई तनी ठीक लागता। छोड़ी यही में कुछ पैसा कम करके दे दी। हाँ तो ना मैं 1800 कितना कम करें बताई, हमारे 1500 तो खरीद पड़ल बा। अब तो ना चुप रही, हम 900 रुपया देव उससे ढेर ना दे। अच्छा ना देखिए अब छोड़ी दो खातिर 1500 रुपया लगा, 1500 रुपया दे दी तो छोड़ ले। लास्ट में हार 5 के 11-12 बस 1000 रुपया मामला फिट हो जाला। लेके खूब बढ़िया आज तो खूब पैसा हम छोड़ ले बन 300 में ना पसंद पड़ा, 700-800 अधिका देकर चलिए। तो ये अलग समाज है सर, ये अलग समाज है। हमने के सीधे जाके बताया भाई जूता कर पिया बा फुटपाथ पर, जूता कर पिया बा 1600 200 में देखो, 200 में देखो। आ तो जा ए भाई का हो बोलो। आ तो वही में कुछ देखो ढेरे कम होता 200 300 रुपया तुम बोलो लो ले जा हो गई। हमने के बस यही में खुश मानी साहब। हाँ है तो छोड़ दो, तो हमेशा कोई दुकान में आई ले रेगुलर कस्टमर हो जाओ। बताइए जो भी है कल से चलता नहीं हम दुकान खोले, कल से चलता नहीं हम दुकान खोले, बड़ा बढ़िया हम व्यापार करते ना हो आम लोग की ने। इधर देखो ऐ बात नहीं किस साल सुनिए। हाँ लिखा गया सर, एंड टू इंक्रीज देयर सेल दे आर सोल्ड एट फार बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अर्थात कहने का मतलब है कि और अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उन्हें उत्पादन लागत से बहुत कम मूल्य पर क्या किया जाता है सर? बेचा जाता है। अखबार की ढेर सारी प्रतियां छाप दी जाती है और मार्केट में कम लागत में बेच दिया जाता है कि लोग पढ़े उसके प्रोडक्ट के बारे में। ध्यान सुनिएगा सर, जैसे देखिएगा सर खूब पैम्पलेट सटाता है ना, हम पहले कोचिंग का खूब पोस्टर साटे हैं सर, बहुत ज्यादा साटे हैं पोस्टर। आज जाकर हम राज्य मोड़ पैसे बांटते थे, सही में पोस्टर बांटे सर, मजा आता था बांटने में। सो द न्यूज पेपर सपोर्ट द प्रोडक्ट टू पे द हाई रेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अर्थात कहने का मतलब है कि ना गई, इसलिए समाचार पत्र विज्ञापन के ऊंची दर भुगतान करने के लिए उत्पादन का क्या करते हैं सर? समर्थन करते हैं। कि आप मुझे ज्यादा पैसा दीजिएगा, आपके प्रोडक्ट को और बेहतर तरीके से क्या करेंगे सर? प्रस्तुत करेंगे। कम पैसा दीजिएगा, कोना में पैसा छाप के लगा लोग के पहले अखबार में फोटो तो लोग बड़ा खुश होकर रहा, ये हमारा अखबार में फोटो एकदम खोज के दिखाई आगे देखिएगा। ऑन द अदर हैंड इफ एनी प्रोडक्ट डिसोसिएट इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एडवर्टाइजिंग रिंग इट इज बैडली डिनोस्ड। वाह भाई वाह। आगे देखिएगा, दूसरी ओर यदि कोई उत्पादन अपने विज्ञापन क्षेत्र से खुद को अलग करता है तो उसकी कड़ी निंदा की जाती है। मैंने अभी बोला था ना सर, अगर उससे अलग होता है तो उसको खूब बुराई की जाती है, उस प्रोडक्ट का खूब शिकायत किया जाता है और लोगों का उससे क्या होता है? भरोसा उठ जाता है। लिखा गया सर, फर्स्ट तो हो गया। सेकेंडली देखिएगा, सेकेंडली
इफ द पर्सनल स्पिरिट and political ambitions of the proprietor are not fulfilled, the press launches of नहीं सर विरुलेंट, सुनिएगा, विरुलेंट अटैक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अर्थात कहने का मतलब है कि दूसरा यदि मालिक की व्यक्तिगत द्वेष और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तो प्रेस सरकार के खिलाफ भी क्या कर देता है, तीखा हमला कर देता है। सुनिए, प्रेस सरकार से बोलता है कि आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, अगर सरकार उसकी बातों को नहीं मानता है तो प्रेस क्या कर देता है सर, उस सरकार की भी निंदा करना क्या करता है, चालू कर देता है। याद रखिएगा। अब पता चला अखबारों का रेवेन्यू कहां से बनता है। ये जो न्यूज वाले इतना चिल्ला रहे हैं, आकर बोल रहे हैं, सब पैसा कहां से आ रहा है, याद रखिएगा सर। आज तक पृथ्वी पर कोई भी फ्री में काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज गार्बलिंग, हाउ डज शेयर इलस्ट्रेट दिस फ्रॉम ऑफ डिटॉर्शन। गार्बलिंग क्या है, शेयर्स इस प्रकार की विकृति को कैसे दर्शाती हैं। गार्बलिंग का मतलब क्या होता है सर, किसी भी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना। ठीक है सर, ध्यान सुनिएगा, आंसर देखिए, लिखा गया है गार्बलिंग इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द न्यूज़पेपर, इट मींस डिस्टॉर्शन और मैनिपुलेशन ऑफ द फैक्ट्स। अर्थात अखबारों की कमियों में से एक है, यानी जो गार्बलिंग है वो अखबारों की कमियों में से एक है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। क्या सर, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। इसका मतलब है कि तथ्यों को तोड़, वही बतिया सर, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। गार्बलिंग का अर्थ क्या है सर, तथ्यों को तोड़ मरोड़, कोई तथ्य है एक ही तथ्य को बार बार दिखाना, तोड़ मरोड़ कर ओंठ के ओकरा क्या कइला, प्रस्तुत कइला। भोजपुरी में ओंठ पोंछ कह जाला। अरे भाई देखिए, लिखा गया है द राइटर वाज वंस। अब यहां पर भी उन्होंने एक एक्सपीरियंस साझा किया है, यहां पर भी उन्होंने एक एक्सपीरियंस साझा किया है, एक एग्जांपल दी है। कौन, डोरोथी एल्सेयर। एग्जांपल को समझिएगा। लिखा गया है द राइटर वाज वंस इंटरव्यूड एंड शी सेड दैट शी प्रीफर्ड राइटिंग प्लेज टू नॉवेल। सर सुनिएगा ध्यान से, अच्छे समझिएगा। एक बार लेखिका का साक्षात्कार लिया गया और उन्होंने बताया कि उन्हें उपन्यासों की बजाय नाटक लिखना ज्यादा पसंद है। बताइए तो लेखिका ने क्या बताया था, क्या लिखना उनको ज्यादा पसंद है, नाटक लिखना ज्यादा पसंद है, किसके बजाय, उपन्यासों के बजाय। लेकिन अब देखिए सर आगे इनसे गलती क्या होती है, क्या कहती है, सी फर्दर एडेड टू, यानी उसमें उन्होंने कुछ ऐड किया, दो दैट द नोवेल पैड बेटर। वाह भाई वाह। हालांकि उन्हें यह भी बताया कि उपन्यास से उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है। भले उनको नाटक लिखने में मजा आता है, लेकिन उपन्यास इसलिए लिखती हैं क्योंकि उनको क्या मिलता है सर, कहीं ज्यादा पैसा मिलता है। उन्होंने अच्छे से बताया था। लेकिन आगे देखिए सर, अब रिपोर्टर क्या कर रहे हैं, लिखा गया है, बात मत कीजिए, सुनिए। हाँ, हर स्टेटमेंट वाज डिस्टॉर्टेड एंड रिपोर्टेड मिस शेयर सेड। देखिए ये उन्होंने कहा था, ये बात उन्होंने कहा था, किन्होंने, डोरोथी एल्सेयर्स ने। लेकिन रिपोर्टिंग में क्या छापा जा रहा है, तो ये बात छापा जा रहा है, ध्यान सुनिएगा सर। मिस शेयर सेड शी वुड राइट नो मोर प्लेस ऑन कमीशन। अर्थात ये कोई भी नाटक नहीं लिखेंगे बिना कमीशन के। कौन सी के, बिना। देखिए अच्छा बताइए, क्या उन्होंने गलत बताया था, उन्होंने बताया था देखिए मुझे उपन्यास से ज्यादा मजा आता है नाटक लिखने में, लेकिन मैं उपन्यास इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मुझे उससे क्या मिलते हैं सर, थोड़ा सा अधिक पैसा मिलता है। तो इसी चीज को देखिए कितना बढ़िया तोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं कि शेयर्स नाटक लिखना पसंद, सॉरी नाटक लिखना पसंद, लेकिन उपन्यास लिख देना। नाटक वो तब लिखेंगी जब उनको पैसा मिलेगा, यानी कमीशन मिलेगा, तब वो लिखेंगे। ध्यान सुनिएगा सर, इस तरह से उनके बात को प्रस्तुत किया गया। अब प्रस्तुत भी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को पढ़ने में क्या मिलता है सर, मजा आता है। ध्यान से सुनिएगा, आगे देखिएगा, लिखा गया है दिस काइंड ऑफ, समझिए, दिस काइंड ऑफ डिटॉर्शन मेक्स द रिपोर्ट अनरिलायबल एंड द रीडर्स डू नॉट बिलीव व्हाट दे रीड, इट अफेक्ट्स रेपुटेशन ऑफ द न्यूज़पेपर। अर्थात कहने का मतलब है कि किधर गया, उनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया और इस तरह पेश किया गया कि मिस शेयर्स ने कहा कि वे कमीशन के अलावा और कोई नाटक नहीं लिखेंगे। इस तरह की तोड़ मोड़ कर की रिपोर्टिंग अविश्वसनीय हो जाती है, लोगों को विश्वास नहीं रहता है और पाठक पढ़ी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। इससे अखबार की प्रतिष्ठा क्या होती है सर, प्रभावित होती है। उन्होंने अखबार को सजेशन भी दिया कि आप तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक अच्छी बात है, लेकिन इससे लोगों को आप पर क्या होगा, भरोसा भी खत्म होगा, भरोसा उठेगा। ध्यान सुनिएगा। अच्छा ये बात समझ में आया ना, उन्होंने दो बात बोला है, उपन्यास से ज्यादा मुझे नाटक लिखना पसंद है, लेकिन मैं उपन्यास लिखती हूं क्योंकि मुझे क्या मिलते हैं सर, पैसे मिलते हैं।
अच्छा पैसा मिलता है। तो उसको रिपोर्टिंग में इस तरह दर्शाया गया कि ये नाटक नहीं लिखेंगी जब तक इनको पैसा नहीं मिलेगा तब तक। ध्यान से ना ना उपन्यास लिख रहे तो उनको पैसा मिल रहा है, उपन्यास से तो उनको पैसा मिल रहा है। ये नाटक जब तक नहीं लिखेंगी तब तक उनको क्या ना मिले, पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह से प्रस्तुत किया गया। आगे देखिएगा, खत्म होता है पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर। एक्सप्लेनेशन मात्र एक है। देखिए कितना बढ़िया कितना बड़ा सा दिया है। ये लाइन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है सर। अभी पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। दिखाया गया सर, इंडेड वी मे से दैट द heaviest restriction upon the freedom of the public opinion is not the official censorship of the press but the unofficial censorship by a press which exists not so much to express opinion as to manufacture it। अर्थात मीनिंग समझिए, वास्तव में हम कह सकते हैं कि जनमत की स्वतंत्रता पर सबसे कड़ा प्रतिबंध प्रेस के आधिकारिक सेंसरशिप नहीं है। यानी कि जनमत की स्वतंत्रता पर, यानी हमारी स्वतंत्रता पर जो प्रेस पर सेंसरशिप लगाया जाता है वो दरअसल क्या आधिकारिक सेंसरशिप नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्रेस द्वारा अनौपचारिक सेंसरशिप है जिसका अस्तित्व राय व्यक्त करने के लिए नहीं बल्कि उसे गढ़ने के लिए किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, कुछ किसी भी तथ्य को बताने के लिए नहीं बल्कि उसको गढ़ने के लिए किया जाता है। इसी लाइन को एक्सप्लेन करना याद रखिएगा, पैराग्राफ नंबर 4 में है आपकी किताब के, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है, एक्सप्लेन कैसे किया जाता है मेरे बच्चों सभी को पता है। आइए एक्सप्लेन करते हैं सर। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे हाउ फ्री इज द प्रेस रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। काम खत्म। यह पंक्ति कहां से लिया गया है सर? हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है, जो कि एक निबंध है, किनके द्वारा लिखा गया है? डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया। ठीक है सर। आप यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। विच हैज बीन, क्या लिखेंगे सर? विच हैज बीन रिटन बाय। ओके, चलिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। यूजिंग दिस लाइन, Sayers says that the real threat to public freedom does not come from government censorship but from the press itself, which often creates opinions rather than expressing real ones। अर्थात कहने का मतलब है, इस पंक्ति का प्रयोग करते हुए सेयर्स कहती हैं कि जन स्वतंत्रता के लिए वास्तविक खतरा सरकारी सेंसरशिप से नहीं है बल्कि स्वयं प्रेस से है, जो अक्सर वास्तविक राय व्यक्त करने की बजाय अपनी राय बनाता है, सच्चाई को प्रस्तुत नहीं करेगा, उसी सच्चाई को अपने हिसाब से प्रस्तुत करेगा, अपने राय बना करके व्यक्त करेगा। सबसे ज्यादा खतरा तो इस चीज से है, सेंसरशिप से तो कम खतरा है। उसमें तो खाली सेंसरशिप में रोक लगाया जाता है, आप ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति अपने मन से न्यूज बना करके प्रस्तुत कर रहा है तो लोग उसी ने बात में भरोसा हो जाएगा। आगे देखिए लिखा गया है, द प्रेस मैनिपुलेट्स फैक्ट्स एंड इन्फ्लुएंसेस पीपल्स थिंकिंग टू सर्व इट ऑन इंटरेस्ट। अर्थात कहने का मतलब प्रेस अपने हितों की पूर्ति के लिए, यानी अपने फायदे के लिए तथ्यों से छेड़छाड़ करता है और लोगों की सोच को क्या करता है सर? प्रभावित करता है। जरा सोचिएगा, जितना ज्यादातर तक अभी के समय में मीडिया चलेगा, जितना ज्यादा देर तक लोग न्यूज चैनल देखेंगे, उतना ही उसका टीआरपी हाई होगा, उतना ही उसका कमाई बढ़ेगा। तो एक ही तथ्य को क्या करेगा सर? तोड़ मरोड़ कर बार बार प्रस्तुत करेगा और लोग उसी चीज को क्या करेंगे? देखते रहेंगे। इसमें किसका फायदा हो रहा है? लोगों का फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। लोग एक ही बतिया बार बार देख रहे हैं। देखा सीरियल है, सीरियल अब जो समाज देखता है उसके पास कितना दिमाग है आप देख सकते हैं सर। एक और मुंह रोज देखे सर, हाँ 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 हाँ, जरा सोचिए बात है कि नहीं? एक और रोज ढाई दे या और कोनो सीढ़ी पर से पिछला के लोग गिराव में 2 दिन लगा दियो सर। एक ना सुनो, एक खाली विषय तो 10-12 खाली पिछलोए सन, अगर पहले सीढ़ी पर से नीचे गिराव में 2 दिन आ दूसरी बात पता लगी बड़ा चोट निकला और लोग इंतजार करे कि आई बाप रे कोई ओकरा हड्डी टूट की काट। कोई बात नहीं बाबू, जो सीरियल देखते हैं अच्छी बात है सर, देखना चाहिए, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। अब ये तो खुद से भी सोचना चाहिए यार। एक बार रोज म्यूजिक में 15 आधा घंटा के सीरियल में 15 मिनट ब्रेक, 15 मिनट में 10 मिनट खाली मुंह देखे में लग चला, 5 मिनट कहानी चल रहा। और वही 5 मिनट कोई लाइन कोड जब सीरियल छूट गई तो दोबारा आवेला 12 बजे 1 बजे राती खाते सीरियल देखे खाते हमें टूट जाला और लोग देखे लाएंगे भकुआइल बाकी का भइल आदमी पढ़े खातिर कहा कि बाबू तनी उठ के पढ़ लियो, वो अभी ना टूटी।
कौन बात ना बनी, तू लोग सीरियल ना देखे लो, ठीक बा। कौन कौन सीरियल देखती है जी? देखने बाहर आनी कौन सीरियल देखे लो बने? अच्छा कौन कौन बताई हमको ने कौन सीरियल देखे लो बने, तो कौन कौन बताई, यानी कि सब देखे ले, कौन बात ना बनी। लेकिन सबसे बढ़िया फिल्म है, फिल्म आई लागल देख लो काम खत्म, फिर दोबारा 2 घंटा 2.5 घंटा फिल्म के रुपये ना देखो। सीरियल ये देख बाबू, आज मैं तुम लोग को बता, सीरियल तब तक कोई खत्म नहीं होगा जब तक उसका टीआरपी कम नहीं होगा, यानी उसकी कमाई नहीं घटेगी। जिस दिन उसकी कमाई घट गई ना, 1 से 2 एपिसोड में क्या कर देगा, सीरियल को खत्म कर देगा। ये बात याद रखिएगा सर। नहीं ये सही बात है सर, जब सोचिए 2 साल से सीरियल चलता है, तो चलते था कौन सीरियल है भाई। हाँ बोला, हम हार गए नहीं, हमारा क्षमता नहीं तरह से लड़ाई करेंगे भाई, हार गए, हम हार गए। चुप, बात बतिया पे तुम लोग बुझना है, सीरियल महान व्यक्ति देखते हैं, पता है, फिर बोलना मत कभी बीच में। मान लीजिए जिनका दिमाग सही जगह पे होगा वो सीरियल नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं बनी, कोई बात नहीं, इधर देखिए, सीरियल के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी देखिए, ठीक है, सीरियल के साथ साथ थोड़ा गुड भाग वो भी देखिए। लास्ट लाइन है, इट शोज दैट द प्रेस कंट्रोल्स पब्लिक ओपिनियन बाय स्टेपिंग व्हाट पीपल शुड बिलीव इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग द ट्रूथ ऑनेस्टली। हरो मीनिंग समझिए, यह दर्शाता है कि प्रेस सच्चाई को ईमानदारी से प्रस्तुत करने की बजाय, यानी प्रेस किसी भी चीज को सच्चाई से प्रस्तुत, ईमानदारी से प्रस्तुत नहीं करता है। लोगों को क्या मानना चाहिए, हलो, लोगों को क्या मानना चाहिए, यह तय करके जनमत को नियंत्रित करता है, यानी प्रेस अपने कंट्रोल पर चलाता है किसको, लोगों को। तो इस प्रकार पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो खूब बढ़िया से कॉपी में रच रच के राइटिंग में लिख लीजिएगा लो अच्छी तरह से। कल चेक होगा, आज का होमवर्क यही है, कल इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म करके मैं अगला लेसन कल ही शुरू कर सकता हूं, याद रखिएगा, ठीक है सर। कर सकता हूं, मैंने ये बोला, करूंगा मैंने ऐसा नहीं बोला। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी क्लास में इसी टाइम से यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद।